तो हम नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं कि ड्यूटी टू रिटर्न, आपने सामान को ठीक है बहुत अच्छे तरीके से रखा, लेकिन अब वापस कर दो। वापस कब करोगे? प्रॉब्लम अब यहां खड़ी होगी, वापस कब करोगे? ये समझने वाली बात है ना, वापस कब किया जाएगा। तो जो तीसरा चौथा पॉइंट जो भी है, ड्यूटी टू रिटर्न, ठीक है, ड्यूटी टू रिटर्न, तो वापस कर दो भाई। ये कहां दिया गया है? आप पढ़ो 160, 160 एंड 161, इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो क्या पढ़ना पड़ेगा ये देखने की बात है। तो 160 देखते हैं, कोई बात नहीं। समय के अवसान पर क्या लिखा है? समय के अवसान पर या प्रयोजन पूरा होने पर उपनिहित माल की वापसी, ठीक है। समय के अवसान से क्या मतलब है? आपने एक विशेष टाइम पीरियड के लिए, फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड अ गुड्स इज बेल्ड बाय बेलर टू बेल, समय, वो समय खत्म हो जाए। 1 महीने के लिए मैंने आपको गाड़ी दी है, तो आफ्टर 1 month it is duty of bailey to return that good to baler। या दूसरा शब्द क्या कहता है? प्रयोजन का पूरा होना, on accomplishment of purposes for which purpose the car was given to a garage, after fulfillment of that purpose, वो fulfillment क्या हो सकता है? रिपेयरिंग ऑफ दैट कार। अब उसको जब हो गया तो वापस कर दो। मैंने आज दिया, आप उसको रखे नहीं रहो। जब पूरा हो जाए, समय पूरा हो जाए या उद्देश्य पूरा हो जाए, तो दोनों के पूरा होने के बाद आप रिटर्न करो। इट इज योर ड्यूटी। तो 160 को पढ़ते हैं जरा सा। रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड, ड्यूटी टू रिटर्न। तो 160 क्या कहता है? ड्यूटी टू रिटर्न। दो बातें कहेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न, ड्यूटी टू रिटर्न ऑफ बेली। कब वापस करेगा भाई? or it is the duty of bailey to return or deliver according to the bailor's direction। आप रिटर्न किसको करोगे? बेली जो है वो किसको रिटर्न करेगा? बेलर को करेगा। या बेलर कह दे कि भैया फला व्यक्ति जा रहा है, उसको दे दो, एक डायरेक्शन कह सकते हैं। या आप यहां पे इसको जाओ पहुंचा दो, ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों काम हो सकता है। बेलर या बेलर के डायरेक्शन पे उसको वो डिलीवर करेगा, वापस करेगा। अब क्या होगा? इट द गुड्स बेल्ड, ठीक है, द गुड्स बेल्ड, हमारे में फेल्ड लिख दिया है, विदाउट डिमांड, as soon as the time for which they were bailed has expired or the purpose for which they were bailed has been accomplished। देखिए दो बातें कह रहा है। विदाउट, ये क्या है? विदाउट बेलर्स डिमांड। अब ये आप इंतजार मत करो कि बेलर मांगे तब हम दें। विदाउट बेलर्स डिमांड, ठीक है। क्या करो? दो बातें होंगी। समय का पूरा होना, एक्सपायरी ऑफ टाइम, एक्सपायरी ऑफ टाइम यानी जिस समय के लिए आपको दिया गया है वो, या पर्पस अकॉम्प्लिश्ड, पर्पस पूरा हो गया, वापस कर दो। एक्सपायरी ऑफ टाइम हो जाए या पर्पस अकॉम्प्लिश हो जाए, वापस कर दो, बिना उसके इंतजार किए कि
जिसका सामान है वो हमसे वापस मांगेगा, समय पूरा हो गया, लगता है उसको जरूरत नहीं है तो हम क्यों दें? नहीं, इट इज योर ड्यूटी। यहां पे 160 में ये कहा गया, इसमें और कुछ नहीं है, इतनी ही बातें हैं। अब इसमें देखना है हमको कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई केस लॉस तो नहीं है, तो केस लॉस है, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये ध्यान सिंह वर्सेस शोभा सिंह, ये जो दो बातें हो रही हैं इनको आप जानिए। ये ध्यान सिंह, DHIAN, ध्यान सिंह वर्सेस शोभा सिंह, ठीक। इसके मामले में यही कहा गया कि आप जब भी ये बातें होती हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप वापस कर दो, वेट मत करो। इन दोनों में से कोई भी जो बात हो रही है उसको उसके समय से आप वापस कर दो। एक केस और देखते हैं उदाहरण के लिए कि एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। इसमें रीजनेबिलिटी की भी बात आती है थोड़ी सी, कि ज्यों ही उस समय का, मतलब ये लिखा गया है कि विदाउट डिमांड एज सून एज द टाइम फॉर विच दे वर बेल्ड, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एज सून एज द टाइम फॉर विच दे वर बेल्ड हैज एक्सपायर्ड। तो मैंने आपको दिया 1 महीने के लिए, आप उसको ये नहीं कि हाँ टाइम बीत गया चलो 6 महीने बाद वापस करेंगे, ऐसा नहीं है। आपने गाड़ी दिया, हमने गाड़ी दिया बनाने को, गाड़ी आपने रिपेयर कर दी, तो आप क्या करोगे, जैसे ही हो जाए 2-4 दिन के अंदर आप, तो रीजनेबिलिटी एक यहां बात आती है। अब आप कहेंगे गाड़ी कितने दिन में बनेगी, क्या रीजनेबलनेस की बात होती है। वो कहा गया शॉ एंड कंपनी वर्सेस साइमंस एंड सन्स, लिखते हैं शॉ एंड कंपनी, शॉ एंड कंपनी वर्सेस साइमंस एंड सन्स। ठीक है, साइमंस एंड सन्स। इसके मामले में क्या था, एक बुक बाइंडिंग के लिए दी जानी थी। जैसे वकील साहब लोग हैं ना, आप देखे होंगे कभी इलाहाबाद में, देखिए तो वकील साहब लोग अपना बुक बाइंडिंग के लिए देते हैं, जो अपने चैम्बर में रखते हैं। तो होता क्या है कि बाइंडर रखा है, बहुत ढेर सारा बुक है, उसको एक रीजनेबल टाइम में, एक फिक्स टाइम में वापस करना था। ठीक है, रीजनेबल टाइम में कहा गया था, यहां रीजनेबिलिटी की बात आती है, एक रीजनेबल टाइम में वापस करने की बात की गई थी, बट उसने क्या किया, नहीं वापस किया। एक कुछ और टाइम बीता होगा, वापस कर देना चाहिए था, नहीं किया। अब उसके यहां बुक बाइंडिंग शॉप जो थी उसमें आग लग गई। आग लग गई तो क्या हुआ, वो नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया, सारी बुक्स जल के खराब हो गई, खत्म हो गई। जिम्मेदारी किसकी है, आप एक रिजनेबल टाइम की बात करते हो ना, हफ्ते दिन, 15 दिन, 20 दिन, उस रिजनेबल टाइम के बाद आप 3 महीने रखे हो, नहीं कर रहे हैं, अभी ये नहीं है वो, ठीक है, नुकसान हुआ, भरो, ये है रिजनेबिलिटी। शॉ एंड कंपनी वर्सेस साइमंस एंड सन्स का ये मामला होता है। ठीक है, एक केस मैं आपको बताना चाहता हूं, 159 की बात कर लो आप, यहां पे देख लेते हैं इसी में कुछ जोड़ के, क्योंकि वापस करने की बात आ रही है तो 159 भी कुछ कह रहा है इससे रिलेटेड। 159 को थोड़ा सा समझने की बात है, थोड़ा ध्यान लगा के समझिएगा। और आपकी अभी कॉल थी अंजलिका मैम की, इसके बाद 9:05 पे वो अपना शेड्यूल कर रही है क्लास, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। 159 क्या कहता है, 159 ये कह रहा है, restoration of goods lent gratuitously। अगर कोई चीज कह लें कि हमने आपको अनुग्रहित करने के लिए दिए, मतलब हम उसमें बेलर फॉर रिवार्ड नहीं है, हम उसके लिए कुछ पैसा आपसे नहीं ले रहे हैं,
तो क्या होगा? गुड्स लेंट ग्रेटिशियसली, अगर ग्रेटिशियसली कोई चीज दी गई है आपको तो, और मान लीजिए कि ठीक है कुछ दिनों तक आप यूज कर लो, और हमने उसको मैं उसको यूज कर रहा हूं, आपने कोई चीज हमें दे दी है, चलो ऐसे ही कोई हमें उसमें मॉनेटरी फायदा नहीं है, आपको मॉनेटरी फायदा नहीं, आपने दे दिया, एक समय के लिए दिया है, तो क्या आप उस समय के पहले उसको वापस नहीं ले सकते क्या? क्योंकि जो बेलर फॉर रिवार्ड होगा, जितने समय के लिए देगा उतने समय के लिए वो चार्ज करेगा, इसलिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड होता है कि वो वापस उतने समय तक तो एटलीस्ट नहीं लेगा। लेकिन यहां पे सीन कुछ उल्टा है कि सामान हम आपको मदद के लिए दिए हैं, तो क्या हम नहीं ले सकते उतने समय के लिए? आप इस कंसेप्शन में है कि इतने दिन तो मुझे मिला ही है, मैं यूज कर लूं। नहीं, मैं वापस ले सकता हूं, वापस ले सकता हूं, लेकिन एक दायित्व का अधिरोपण कर दिया गया है, एक ऑब्लिगेशन इंपोज कर दिया जाएगा बेलर पे। क्या कि मान लीजिए 1 महीने के लिए हमने आपको ए जो है बी को 1 महीने के लिए कोई कार दे देता है, ठीक है, कार दे दिया। अब क्या होगा? ये कहता है ये मतलब बेलर है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ कठिन नहीं है, मैं समझा दे रहा हूं तो पढ़ लेंगे बाद में। ये बेली है, बेलर और बेलर ने 1 महीने के लिए ये कार दिया, बट इट वॉज ग्रेटिशियस इन नेचर, ठीक है, अनुग्रही रूप में दिया था, मदद के रूप में दिया था, जिसमें कोई चार्ज नहीं लेना था। लेकिन इसको लगता है एक को कि 1 महीने में मुझे जरूरत पड़ गई, मैं 20 दिन बाद, आफ्टर 20 डेज ही मुझे इसको वापस लेना है। ले सकता है, लेकिन बी को क्या मिलेगा? बी मान लीजिए, अब बी को एक उपचार यहां दिया जाना आवश्यक है, और दिया गया है 159 में कि बी मान लीजिए ये कार 20 दिन यूज करता, तो इसको केवल डीजल पेट्रोल के मामले में 2000 रुपए खर्च करने पड़ते, मतलब जो रिमेनिंग डेज हैं, 10 डेज रिमेनिंग है ना, 20,000 रुपए खर्च करने पड़ते। अब क्या करेगा? ये 10 दिन के लिए दूसरी कार हायर करेगा कि नहीं करेगा? तो अब क्या हो गया कि अब इसमें तो इसका केवल डीजल भर लगता, हो सकता है ड्राइविंग खुद ही कर लेता, तब इसके काफी पैसे बच जाते। मान लीजिए कि इसमें जो अदर कार लेगा, इसमें 4000 रुपए खर्चे उस 10 दिन के आएंगे, बढ़ जाएगा खर्चा, भाई ड्राइवर का है, कुछ उसका अपना जो भी होगा, तो इसमें 4000 खर्चे आ रहे हैं, और इस पे कितना होता? 2000 रुपए ही खर्चे पड़ते। अब देखिए, मतलब जिसको कहते हैं होम करते हुए हाथ जलना, ग्रेटिशियस नेचर में दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी इस पे क्या इंपोज कर दी जाएगी? ठीक है, अब उसको नुकसान हो रहा है, आपने 1 महीने के लिए अगर दिया था तो आप पहले ले रहे हो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको नुकसान कितने का हो रहा है? 2000 का, डिफरेंस ऑफ दीज टू। तो ऐसा कहा जाएगा, ये ऐसा करो, इसको इसका नुकसान भर दो, फिर ले लो कार तुम, मतलब कार तो ले लो, उसका नुकसान भर दो। देखिए अब यहां पे थोड़ा सा मुझे तो नहीं न्यायोचित प्रतीत हो रहा है, लेकिन है तो है, ठीक है, तो 159 को जरा पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। द लेंडर ऑफ द थिंग फॉर यूज मे एट एनी टाइम require its return if the loan was gratuitous, even though he lent it for a specified time or purpose. ठीक है, the lender of the thing for use may at any time requires its returns if the loan was gratuitous, even though he lent it for a specified time or purpose. But if, on the faith of such loan made for a specified time or purpose, the borrower has acted in such a manner that the return of the things lent before the time agreed upon
would cause him loss exceeding the benefit actually derived by him from the loan, the lender must, if he compels the return, indemnify the borrower for the amount in which the loss so occasioned exceeds the benefits so derived. समझ में आया जो मैंने बताया था? इससे अब आप इसको जोड़ के पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी. एक एक लाइन बताऊं? Yes, sir, please. Okay. The lender of a thing for use may. हिंदी में भी देखिएगा, किसी चीज को उपयोगार्थ उधार देने वाला. The lender of the thing for use may, मतलब जिसने एक चीज उधार दी है वो क्या है? At any time require its return. वो किसी भी समय, ग्रेटिशियस नेचर पहले ही बता दिया, उधार दिया है, कोई चार्ज नहीं किया है. At any time require its return. किसी भी समय वो उसकी वापसी चाह सकता है, कह सकता है कि वापस करो. ठीक है, पहली लाइन पे ये. If the loan was gratuitous, लाइन आगे जुड़ गई है. If the loan was gratuitous, उधार था और gratuitous नेचर का था. ध्यान दीजिएगा. Even though, यद्यपि, he lent it for a specified time or purpose. ये जो gratuitously दिया है, भले ही, even though लिखा है, आप देखिएगा, even though जिसको कहते हैं भले ही, इसने किन किन समयों के लिए दिया हो? स्पेसिफाइड टाइम. ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम और पर्पस, दोनों बातें यहां आ गई हैं. भले ही दिया है तो क्या हो? कोई बात नहीं, ग्रेटिशियसली दिया है ना. इवन दो ही लेंट इट फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम और पर्पस, बट इफ ऑन द फेथ ऑफ सच लोन. अब देखिए पार्ट यहां पे तो आ गया कि अपना अगर वापस चाह रहा है तो. अब बेली क्या कर रहा है? उसने इस फेथ में, इस विश्वास में कि इतने समय के लिए या इस पर्पस के लिए मैंने लिया है, तो उसने कुछ उसका ऐसा उपयोग किया है कि वो उस महीने, उस समय के बाद ही उसको वापस करना है, ऐसा उसको विश्वास है. पढ़िए अगली लाइन. But if on the faith of such loan made for a specified time or purpose, बेली सोच रहा है कि ठीक है, इस फेथ पे, इस विश्वास पे सोच रहा है कि हमको एक स्पेसिफाइड टाइम या एक उद्देश्य के बाद ही इसे वापस करना है, तब तक हम उस पर कुछ काम कर सकते हैं. The borrower has acted in such a manner, उसने कुछ इस तरह से उस पर कार्य किया हुआ है, उस सामान के साथ या उस उद्देश्यों के साथ. क्या? That the return of the thing lent before the time agreed upon would cause him a loss exceeding the benefit actually derived by him from the loan. अगर उस समय के पहले उसको वापस करना पड़ा, उस उद्देश्य के पहले उसको वापस करना पड़ा, तो जो भी वो फायदा कमा रहा है कहीं उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा. ठीक है, जो भी उसने जिस उद्देश्य के लिए था, हो सकता है उसका कुछ फायदा ही कमाना रहा हो, लेकिन अगर वो वापस करता है तो उसको नुकसान ज्यादा हो जाएगा. तब क्या होगा? फ्रॉम द लोन द लेंडर मस्ट, इफ ही कंपेल्स द रिटर्न. देखिए ऊपर जो बताया गया उसका राइट बताया गया कि वो वापस ले सकता है. अब आगे कह रहा है कि उस राइट को यूज करते हुए अगर वो कंपेल करता है, बाध्य करता है बेली को कि रिटर्न द गुड्स, तब क्या होगा? From the loan, the lender must, if he compels the return, indemnify the borrower. वो क्या करेगा? क्षतिपूर्ति की बात आ गई. जिसने उधार लिया था, borrower मैंने बेली, अब बेली को वो क्या करेगा? बेली को इंडेमनिफाई करेगा. इंडेमनिटी आप पढ़ चुके हैं कि आपके कहने पे मैंने कुछ कार्य किया और उससे कृत्य के द्वारा मुझे कोई, तो क्षतिपूर्ति मतलब आप इसको यहाँ कंपनसेशन मानिए सर, कि क्षतिपूर्ति होगी. The borrower for the amount in which the loss so associated या occasioned exceeds the benefit so derived. देखिए इसको दो बातों में आप समझ सकते हैं. जैसा इसमें पहला कहा गया कि जितना लाभ नहीं है उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो ठीक है, जितना नुकसान होगा उतना दे दो. मैंने इसको यहां दूसरे तरीके में बताया. मान लो कि अब इसको क्या करना होगा, 4,000 रुपए पे करने होंगे तो 2,000 रुपए आप दे दो. या ये वो जो इसमें शब्द कह रहा है वो ये कह रहा है कि जितना हम 2,000 रुपए फायदा कमाए थे, लेकिन हम अगर कहीं पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं उस गुड्स को अपने पास ये प्रिज्यूम करते हुए कि 1 महीने रहेगी, और 2,000-3,000 का हमने 5,000 का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है. अब हम उसको उस गुड्स के रिगार्डिंग अगर कोई सुविधा नहीं दे पाएंगे तो हमें भरना पड़ जाएगा.
तो हमने कमाया तो नहीं, लेकिन हमें भरना पड़ गया। तो सेक्शन के मुताबिक जो हमें नुकसान होगा, जो भी भरना पड़ेगा, जो हमने फायदा कमाया उसके अलावा, तो वो भरना पड़ जाएगा, वो इंडेमनिफाई करना पड़ जाएगा बेलर को। 159 यही कह रहा है।